न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एक बार फिर से हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं और इस क्लास का टॉपिक हमने चुना है न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसमें हमें दो रिएक्शंस की बात करनी है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में कुछ स्पेलिंग गड़बड़ लग रहा है, SION, ठीक है, जरा आपने अपने बुक में मिलाना भी सभी लोग। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन हिंदी में कहते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, मतलब जोड़ना और तोड़ना। न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब होता है कि बड़ा न्यूक्लियस है, किसी तरह से हमने उसको जो है दो छोटे न्यूक्लियाई या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ दिया। बड़े न्यूक्लियाई को छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ा, तो ये है न्यूक्लियर फिजन। और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें अपोजिट किया, दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियाई को मिला करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना दिया, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ये है न्यूक्लियस के रिएक्शंस, ठीक है। जनरली पूरे केमिस्ट्री में हम जो रिएक्शन देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, न्यूक्लियस के कारण ये दो रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये दोनों रिएक्शंस हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जब भी ये रिएक्शंस होते हैं हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। ध्यान रहे कि जब भी ये दोनों रिएक्शंस होते हैं, चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला करो, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, जिसका यूज जो है हम अच्छे कामों में कर सकते हैं। ओके, क्यों बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है? क्योंकि जब भी न्यूक्लियस टूटेगा तो यहाँ जो हम रिएक्टेंट खर्च कर रहे हैं, तो चलो हम R से दिखा दे रहे हैं, और यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है P से दिखा दिया। रिएक्टेंट का मास ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास हमेशा थोड़ा बहुत कम होगा। जैसे यहाँ 10 ग्राम खर्च किया तो यहाँ 10 ग्राम नहीं बनेगा, हो सकता है 9.9 ग्राम बने, 9.8 ग्राम बने, कुछ ऐसा। इसमें भी वही बात है कि जब भी रिएक्शन बनेगा तो प्रोडक्ट का मास जो है थोड़ा सा कम होगा। ये मास कहाँ गया, जरा गेस करो। हमने इस चैप्टर में कहीं ना कहीं नाम लिया है, बाइंडिंग एनर्जी के समय बताया था। वो मास डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय होके कहाँ गया, पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जिसका कैलकुलेशन हम आइंस्टीन वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। क्यों ज्यादा एनर्जी निकल रही है? क्योंकि दोनों ही प्रोसेसेस में कुछ मास डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका कैलकुलेशन हम आइंस्टीन का फॉर्मूला E=mc² लगा करके कर सकते हैं। तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फिजन होता है या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, क्योंकि मास का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिसको मास डिफेक्ट कह सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों इन दोनों में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, केमिकल रिएक्शंस में इतनी एनर्जी क्यों नहीं निकलती है। ठीक है, हम 1 ग्राम मटेरियल का फ्यूजन कराएं या 1 ग्राम मटेरियल का फिजन कराएं और 10 किलोग्राम दूसरा रिएक्शन करा दें, जनरल रिएक्शन, तो 10 किलोग्राम में उतनी एनर्जी नहीं निकलेगी जितना यहाँ 1 ग्राम में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब हम जनरल केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जैसे NaOH का HCl से कराया, इसका उससे कराया, तो ये सब रिएक्शंस में कोई मास का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। वहां जितना ग्राम रिएक्टेंट खर्च करोगे उतना ग्राम प्रोडक्ट जरूर बनेगा। समझ रहे हो ना, जितना ग्राम रिएक्टेंट खर्च करोगे उतना ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कार्बन को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन कहता है इसका 12 ग्राम और इसका 32 ग्राम मिलकर के इसका 44 ग्राम बनेगा। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा हुआ है, उसका यूज करो तो 1 मोल ये मिलकर के 1 मोल ये बनाएगा। इट मींस इसका 12 ग्राम, इसका 32 ग्राम, 12 + 32 44 ग्राम बनेगा। जितना ग्राम खर्च हुआ उतना ग्राम बना, कोई मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में मास का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मास डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है ना, मास का डिस्ट्रक्शन ये हो रहा है, मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, क्योंकि मास का डिफेक्ट है। अब कुछ एग्जाम्पल लिए जाए। न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल, जैसे यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, मास नंबर 235 हम यूज करते हैं। बहुत कुछ होता है, तो 236 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन जो हम यूज करते हैं जनरली वो 235 है। इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन डालो, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट, न्यूट्रॉन का सिंबल होता है 0 और 1। जैसे इससे न्यूट्रॉन टकराएगा, ये बड़ा ही अनस्टेबल है, तुरंत टूटने के लिए तैयार है। न्यूट्रॉन टकराया तुरंत ये 2 भागों में टूट जाएगा। एक भाग है बेरियम और दूसरा भाग है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन 36 एंड 92, एटॉमिक नंबर ये, मास नंबर ये।
बेरियम 56 एंड मास नंबर इज 141। इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी बनेंगे 0 and 1। अब चाहो तो 0 and 1 0 and 1 0 and 1 3 बार देखो, या समझदारी का काम करो तो इसी के आगे बस 3 लिख दो, काम बन गया। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, मिला सकते हो 92 और इन दोनों को मिलाओ 92 बन जाएगा। 141 प्लस 92 और 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार ऐड करो तो ये भी 235 प्लस 1 के इक्वल होगा, मतलब 236 इधर भी है 236 इधर भी, तो बैलेंस्ड इक्वेशन है जिससे इसको याद रखने में थोड़ी मदद मिलती है। अगर तुमने किसी एक को भी याद कर लिया, इसको याद रखना तो मुश्किल है ही नहीं, बच गए ये दोनों। अगर एक याद है तो दूसरा सेट तुम आसानी से गेस करके बता सकते हो, ठीक है। अगर हमें यहाँ याद है कि 36 है तो हम बता सकते हैं कि यहाँ 56 होगा ही होगा। यहाँ हमें याद है कि 92 है तो यहाँ क्या करो, ये दोनों को मिला दो 236 हो जाएगा, उसमें से एक बार 92 को पहले हटाओ, फिर 3 भी हटा दो, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 को हटा दो, तो 236 में से एक बार 92 हटाओ और फिर 3 बार 1 हटाओ, जो बच जाएगा वो होगा 141, वो यहाँ लिख दो। तो इस तरह से ये रिएक्शन हम याद कर सकते हैं। प्लस एनर्जी ये ना भूलें, ये याद रखना, नीचे लिख देते हैं, थोड़ा आगे जगह कम है। तो प्लस एनर्जी वो भी बहुत ढेर सारा, वैल्यू तो हमें नहीं याद है लेकिन ढेर सारा एनर्जी निकलेगा, ओके, जिसका यूज हम कर सकते हैं। तो यूरेनियम 235 के ऊपर जैसे ही हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, न्यूट्रॉन टकराता है इससे, बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना और 3 न्यूट्रॉन भी बनेंगे। तुम सोचो कि तुम्हारे पास एक यूरेनियम का बड़ा सा टुकड़ा है, छोटा बड़ा जैसा भी हो, इसमें तो लाखों यूरेनियम के न्यूक्लियस होंगे, लाखों न्यूक्लियाई होंगे। तुमने इस पर एक न्यूट्रॉन गिरा दिया, जैसे एक न्यूट्रॉन गिराओगे, मान लो यहाँ पर 1 लाख न्यूक्लियाई है, तो 1 लाख में से एक तो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन जो है एक न्यूक्लियस को ही तोड़ पाएगा, सबको नहीं तोड़ देगा। तो इसमें लाखों न्यूक्लियाई है, तुमने सिर्फ एक न्यूट्रॉन गिराया, तो एक न्यूट्रॉन गिराने से क्या होगा, यूरेनियम का एक न्यूक्लियस टूटेगा, बेरियम का न्यूक्लियस बनेगा, क्रिप्टॉन का न्यूक्लियस बनेगा, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी बनेंगे। समझ रहे हो ना, 3 न्यूट्रॉन भी देखो बने हैं। वो जो तीनों न्यूट्रॉन बने हैं 3 नए न्यूक्लियाई से टकराएंगे, तो फिर से अपने आप हमने सिर्फ एक न्यूक्लियस गिराया, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस टूट गया, लेकिन रिजल्ट में 3 न्यूट्रॉन फिर से बने हैं। समझ रहे हो ना, हमने एक न्यूट्रॉन गिराया इसके ऊपर, एक न्यूक्लियस टूटा, ये दोनों बने, साथ में 3 न्यूट्रॉन भी बने, और ये तीनों न्यूट्रॉन क्या करेंगे, फिर से नए 3 न्यूक्लियाई से टकराएंगे, यूरेनियम के 3 नए न्यूक्लियाई को फिर से तोड़ेंगे। तो हमने जब न्यूट्रॉन दिया तो क्या हुआ, ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन आया, इससे टकराया, टकराते ही क्या हुआ, बेरियम बना, क्रिप्टॉन बना और 3 न्यूट्रॉन भी बने, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन जाकर के फिर यूरेनियम से टकराएंगे, तो 3 यूरेनियम का और न्यूक्लियस टूटेगा, इससे भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, इससे भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, इससे भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इससे भी 3 न्यूट्रॉन और इससे भी 3 न्यूट्रॉन, और इस तरह से क्या होगा, अगले स्टेप में यूरेनियम के 9 न्यूक्लियाई टूटेंगे, फिर अगले स्टेप में फिर से 3 गुना हो जाएगा, 9 का 3 गुना 27, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर और 3 गुना बढ़ जाएगा, 27 का 3 गुना 81। तो एक यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटने से जो शुरुआत हुआ था, पहले स्टेप में एक न्यूक्लियस टूटा, दूसरे स्टेप में हमें कुछ नहीं करना, जो न्यूट्रॉन निकल रहा है वही सब कुछ करेगा, 3 न्यूक्लियाई टूटेंगे, फिर जो न्यूट्रॉन निकलेगा उसकी मदद से 9 न्यूक्लियाई टूटेंगे, फिर 27, देन 81, इस तरह से नंबर बढ़ता चला जाएगा। और सब जितनी बार भी ये रिएक्शन हो रहा है, हर बार एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी जो है निकलती जाएगी, और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, तो बहुत तेजी से रिएक्शन होगा और तुरंत ढेर सारा एनर्जी निकलेगा, और एज ए रिजल्ट बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, और आसपास कई किलोमीटर तक जो लोग होंगे सब साफ, ठीक है ना, 10-20 मीटर नहीं, पूरा का पूरा जो है शहर सफा हो जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है, इसका यूज जो है बॉम्ब बनाने में, एटम बॉम्ब, ठीक है ना, इसका यूज जो है एटम बॉम्ब बनाने के लिए किया जाता है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा बुक्स में, अपने 10th में पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, तो अमेरिका वालों ने जापान वालों के ऊपर 2 ऐसा बम गिराया था, और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। और आज भी वो लोग परेशान हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, उसमें से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता रहता है। ऐसा नहीं कि बम फूटा
काम खत्म, दोबारा फिर से वहां नए लोग जाकर के रह सकते हैं। हुआ क्या कि बम फटा, उस समय तो जितने लोगों को मरना था वो तो मर ही गए, लाखों लोग मरे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अभी भी वहां पर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, उस बम में मौजूद रेडियो एक्टिव मटेरियल्स अभी भी वहां की मिट्टी में, जमीन के अंदर इधर उधर दबे पड़े हुए हैं, और उसमें से अल्फा बीटा गामा वगैरह वगैरह निकलता रहता है, जिससे वहां के लोगों को नुकसान पहुंचता है। और आज भी वो लोग बहुत बीमार रहते हैं, या फिर जो पुराने जनरेशन के लोग हैं वो बीमार टाइप के हैं। तो वो तब तो नुकसान पहुंचा है और अब भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसीलिए जो रेडिएशन है, रेडियो एक्टिविटी जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि काम के तो हो सकते हैं लेकिन इनसे बच के भी रहना है। ये रेडिएशन जो निकलते हैं बहुत खराब होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो ये जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन कराएंगे तो यूरेनियम का न्यूक्लियस टूटेगा, बेरियम बनेगा, क्रिप्टॉन बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा, और ये न्यूट्रॉन रिएक्शन को अपने आप आगे बढ़ा रहे हैं। हमने सिर्फ एक न्यूट्रॉन गिराया था, लेकिन फिर अपने आप 3 न्यूट्रॉन, 9 न्यूट्रॉन, 27 न्यूट्रॉन, 81 न्यूट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। और ऐसा रिएक्शन जो एक बार शुरू हो जाए तो चलता चला जाए, उसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जो रोकना हमारे बस में नहीं रहेगा। थोड़ी देर में ब्लास्ट होगा और कई किलोमीटर तक सब कुछ साफ, ना कोई बिल्डिंग बचेगा, ना कोई आदमी बचेगा, ना कोई जानवर बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये चेन रिएक्शन है। और केवल ब्लास्ट के टाइम ही नहीं, ब्लास्ट के बाद भी बहुत परेशानी होगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो रेडियो एक्टिव है। वो जाने कितने 100 सालों तक अल्फा बीटा वगैरह निकालते रहेंगे और लोगों को परेशान करते रहेंगे। तो एटम बम जो है बहुत खतरनाक है और उसको इससे बनाया जा सकता है। हाँ, हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। चेन रिएक्शन 2 तरह से हो सकता है, अनकंट्रोल्ड जो अभी तुमने देखा और इमेजिन किया, कंट्रोल्ड जिसमें हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो न्यूट्रॉन को पकड़ लेते हैं, आगे नहीं जाने देते हैं। तो हम यहाँ पर अगर उन मटेरियल्स का यूज करके इन 2 न्यूट्रॉन्स को रोक दें, सिर्फ एक न्यूट्रॉन को आगे बढ़ने दें, तो ये वाला चेन रुक गया, ये वाला चेन रुक गया। ठीक है ना, कुछ मटेरियल्स हैं जो न्यूट्रॉन को रोक सकते हैं, तो उसकी मदद से हम 2 न्यूट्रॉन को रोक दें, सिर्फ एक को आगे बढ़ने दें, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, सिर्फ यही टूटेगा। फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर से हम 2 को रोक दें, फिर एक न्यूट्रॉन को आगे बढ़ने दें। तो अब ये रिएक्शन कंट्रोल के साथ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। जो एनर्जी निकल रही है वो धीरे धीरे स्लो स्पीड के साथ निकल रही है, और अब जो है विस्फोट नहीं होगा, कई किलोमीटर तक लोग जान से नहीं जाएंगे। अब उस एनर्जी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम बिजली में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका पीसफुल यूज, शांतिपूर्ण कार्य कर सकते हैं। शहरों में बिजली की सप्लाई कर सकते हैं, उससे बड़ी बड़ी मशीन चला सकते हैं, हवाई जहाज चला सकते हैं, पनडुब्बी चला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसका हम ये जो रिएक्शन है, हम चाहें तो इसका यूज बम बनाने में करें, हम चाहें तो इसका यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में करें। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स का यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब जहां ये रिएक्शन होगा और जहां इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स का यूज हम लोग करते हैं। तो अगले क्लास में हम थोड़ी सी न्यूक्लियर रिएक्टर की भी बात करेंगे कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है। बम की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि बम जो है बहुत खतरनाक है, तो बम जो है बस इतना ही। बम के बारे में ज्यादा डिटेल दिया तो तुम लोग कुछ भी खतरनाक कर सकते हो। ठीक है, हम भी अक्सर प्लान करते रहते थे अपने स्कूल के टाइम में कि अगर हमें एक एटम बम मिल जाए तो पहले ये कॉलेज को ही उड़ा देते हैं, रहेगा ना पढ़ना पड़ेगा। तो बम बनाने की बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, तो तुम लोगों से खतरा हो सकता है। हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे अगले क्लास में, इस क्लास में अभी भी नहीं। न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे कैसे वहां पर ये चलाया है। कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में हम देखेंगे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन में चलता है और इसको हम कंट्रोल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर चाहे तो कुछ ऐसे मटेरियल्स लगा दे जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले, और वो मटेरियल्स होते हैं बोरान और कैडमियम। ठीक है ना, जनरली हम बोरान का यूज और कैडमियम का यूज करके न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसके बारे में अगली क्लास में हम और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वहां तो हमें रिएक्टर की बात करनी है, तो न्यूट्रॉन को रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा रिएक्टर जो है ब्लास्ट हो जाएगा। अब ब्लास्ट हो जाएगा तो फिर से कई किलोमीटर तक लोग जान से जाएंगे। तुम लोगों ने भी हाल में ही कुछ 1-1.5 साल पहले न्यूज में पढ़ा होगा, 2013 तो 2012 में या 11 में, अब हमें याद तो नहीं एग्जैक्टली, जापान में फिर से वही जापान बेचारा फिर से गया था। अब की बार अमेरिका ने बम नहीं पटका था, वहां का एक न्यूक्लियर रिएक्टर भूकंप के कारण टूट गया। टूट गया तो वहां से रेडिएशन बाहर निकलने लगा। विस्फोट तो नहीं हुआ लेकिन रेडिएशन अल्फा बीटा गामा ये सब निकलने से आसपास के लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है और वहां भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। अभी भी उसको साफ करने में लगे हुए हैं, 2 साल से उसको साफ करने में धीरे धीरे लगे हुए, अभी भी पूरी तरह से सफाई हो नहीं पाई है।
क्योंकि वहां जाएगा कौन, अल्फा बीटा गामा में कौन जाएगा अपना जान देने। तो रोबोट वोबोट लगा करके आदमी तो नहीं भेज पाएंगे, तरह तरह का रोबोट भेज करके सफाई करने की कोशिश में वो लोग लगे हुए हैं। ओके, तो ये है न्यूक्लियर फिशन। अगर कंट्रोल कर ले तो बहुत काम का होगा, बहुत एनर्जी देगी। लेकिन अब भूकंप आ गया तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे भाई, भूकंप में तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना, उसमें भी तकलीफ है, फिर कंट्रोल करने के बाद भी तकलीफ है। जैसा जापान वालों को दोबारा झेलना पड़ा था, एक बार तो बम पटक दिया और एक बार उसी के यहाँ बेचारे के यहाँ भूकंप भी आ गया। जापान में भूकंप बहुत ज्यादा आता है। तो न्यूक्लियर फिजन से हम बड़े न्यूक्लियस को छोटे न्यूक्लियस में तोड़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल याद रखो और 2 एप्लीकेशन इसका, एक बॉम्ब बनाने में, इसका डिटेल हम ज्यादा नहीं बताएंगे, और दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में, न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी बनाने में, जिसका डिस्कशन हम अगले क्लास में और करेंगे। अब आ जाओ थोड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन पर। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जैसा कि बोला, छोटे न्यूक्लियाई मिल करके क्या करेंगे, बड़े न्यूक्लियस को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का न्यूक्लियस 1H1 प्लस 1H1 मिल करके 1H2 प्लस 0N, ऐसा 1H1 प्लस 1H2 मिल करके 2He3, कुछ ऐसा, ठीक है। एनर्जी निकलेगा इसमें, चेक कर लेना, सारे रिएक्शंस बैलेंस्ड होने चाहिए। 1 + 1 2, यहाँ सिर्फ 1 दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये गड़बड़ लिखा है, ये 2He2 होना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा, समझ रहे हो। रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। हो सकता है कि रिएक्शन गलत हो, न पॉसिबल है रिएक्शन, लेकिन बैलेंस तो कम से कम होना चाहिए ना। और ये क्या है, 0N1 भी फिर नहीं होगा, कुछ ऐसा होना चाहिए। 1 + 1 2 एंड 1 + 1 2, 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो हीलियम बन गया। हाइड्रोजन के ये दोनों आइसोटोप्स है, ये हाइड्रोजन 1 है, ये हाइड्रोजन 2 है, इसको हम प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम भी कहते हैं। दोनों को जोड़ दिया तो 1 + 1 2 एंड 2 + 1 3, हीलियम बन गया, हीलियम 3, ठीक है। इसी तरह से 4 1H1 आपस में मिल करके 2He4 प्लस, और क्या बनेगा भाई, और भी बहुत कुछ इसी में बनता है, प्लस 1 बीटा 0, 2 पॉजिट्रॉन निकलेंगे और एनर्जी कुछ ऐसा। बैलेंस करोगे तो कुछ ऐसा ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी तो 2 और 2 मिलाकर नीचे 4 होना चाहिए, और ऊपर तो 4 हो ही गया है। तो इस तरह से छोटे न्यूक्लियाई मिल करके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, और इसमें एनर्जी निकलता है, ठीक है ना। स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियाई मिल करके हीलियम बनाते हैं, हाइड्रोजन के 4 न्यूक्लियाई मिल करके हीलियम बनाते हैं। ये सब बड़े कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऐसा नहीं कि जैसा हमने लिख दिया तुरंत वैसा हो जाएगा, कई स्टेप्स में धीरे धीरे होता है, तब 7-8 स्टेप में जाके ऐसा होता है, ठीक है। तो हम वो स्टेप्स नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ एक जनरल आइडिया कि छोटे न्यूक्लियाई मिल करके बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, छोटे न्यूक्लियाई मिल करके बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं। रिएक्शन जब भी लिखो बैलेंस्ड लिखो, और रिएक्शन में एनर्जी निकलेगी, ठीक है। क्यों एनर्जी निकलेगी, क्योंकि मास का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए एनर्जी निकलेगी, और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। साथ ही साथ एक और चीज ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होते हैं, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर। ये तो आराम से हो जाता है, लेकिन ये न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए भी बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। जरा सोचो क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन है, तो उसको पास लाना इतना आसान नहीं होगा। जब उसको पास लाएंगे तो बहुत रिपल्सन होगा, और उससे निपटने के लिए, रिपल्सन को हराने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। न्यूक्लियस के पास एनर्जी रहेगा तभी तो रिपल्सन को हरा करके वापस में कंबाइन होगा। उसके लिए हमें बहुत टेम्परेचर चाहिए, खूब टेम्परेचर देंगे लाखों डिग्री सेल्सियस में, तब जाकर के ये दोनों न्यूक्लियस पास आएंगे, और पास आके कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर के हीलियम बनाएंगे और हमको एनर्जी देंगे। तो एनर्जी बनाने के लिए पहले हमें थोड़ा एनर्जी लगाना होगा, ठीक है ना। एनर्जी बनाने के लिए हमें थोड़ा सा एनर्जी लगाना होगा, थोड़ा एनर्जी खर्च करना होगा। पहले हाई टेम्परेचर बनाना, हाई टेम्परेचर कहाँ से आएगा, हम पहले एटम बम फोड़ेंगे, एटम बम फोड़ेंगे तो बहुत टेम्परेचर मिलेगी, उस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन को जोड़ करके हीलियम बनाएंगे तो और एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो बहुत खतरनाक है, इसको हम हाइड्रोजन बम बोलते हैं। हाइड्रोजन बम में जो भी बताया है वही होता है कि एटम बम पहले फोड़ते हैं,
और जब एटम बम फोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बनता है। उस टेम्परेचर का यूज करके हाइड्रोजन को आपस में कंबाइन करके हीलियम बनाते हैं और भी एनर्जी निकलता है और भी बड़ा धमाका होता है। तो पहले जो 10 किलोमीटर का आबादी साफ हो जाता है, हो सकता है कि 100 किलोमीटर दूर तक हम पूरा साफ कर दें। तो हाइड्रोजन बम जो है एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें पहले तो एटम बम फोड़ेंगे और एटम बम फोड़ने के बाद जो है तब जाकर के हाइड्रोजन जोड़ करके हीलियम बनाएंगे तो और भी बड़ा धमाका होगा, जिसको बोलेंगे कि हाइड्रोजन बम अपना बोला है। और जब ये बोला है तो बाकी सब चुप हो गए। तो इतना बड़ा बड़ा धमाका हम लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूरज पर ये सब होता है। ठीक है, सूरज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। उस टेम्परेचर पर आराम से हाइड्रोजन के न्यूक्लियस कंबाइन होकर के हीलियम बनाते हैं और जो एनर्जी निकलता है वो सूरज हमारे पास डेली भेजता रहता है। उसी को यूज करके हम लोग जिंदा रहते हैं, उसी एनर्जी को यूज करते हैं पौधे, तो उसको वो कार्बोहाइड्रेट में और दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम खाते हैं तो हमें भी एनर्जी मिल रही है। तो हमारे पास जो एनर्जी आती है इनडायरेक्टली वो सूरज से आ रही है। सूरज के पास कहाँ से आया? तो सूरज के ऊपर ये प्रोसेस आराम से होता है। धरती पर तो हमें बहुत बम फोड़ना पड़ेगा, लेकिन सूरज पर तकलीफ नहीं है। वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहां पर हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाता है, एनर्जी निकलता है और वो एनर्जी सूरज धरती पर भेजता है, जिसको पौधे यूज करते हैं। यूज करके कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, इन सब में उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको दूसरे लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है। तो हमारी एनर्जी जो है डायरेक्टली कहाँ से आई है? यहाँ से आई है। जो हम चल रहे हैं, हम इतना बोल रहे हैं, तुम लोग जो कर रहे हो, वो सब एनर्जी अगर देखा जाए तो कहाँ से आया? सूरज से आया। सूरज के पास कहाँ से आया? तो हाइड्रोजन के फ्यूजन से आया, कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई फ्यूज करके हीलियम बना रहे हैं और एनर्जी निकल रही है। तो ये है अपना न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसका यूज क्या है? एक तो सूरज इसका यूज कर रहा है, जिसको हम रोक नहीं सकते, और दूसरा है हाइड्रोजन बम बना करके हम सब कुछ सफा करते हैं। लेकिन इसको तो हम रोक सकते हैं ना। तो हम अपने नॉलेज का यूज जो है, नॉलेज रखना अच्छी बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग करना, मिस यूज करना अच्छी बात नहीं है। तो हाइड्रोजन बम कोई नहीं बनाएगा, सब लोग चुपचाप पढ़ करके घर जाएंगे। हाइड्रोजन बम बनाने की कोशिश कोई नहीं करेगा। ठीक है, इसमें प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस को पास लाना खेल नहीं है बच्चों का, और इसमें जो है तेल निकल जाता है अच्छे का। न्यूक्लियस को पास लाने के लिए बहुत रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा, और उस रिपल्सन से जीतने के लिए हमें हाई टेम्परेचर और हाई एनर्जी की जरूरत होगी, तभी जाकर के न्यूक्लियस पास आएंगे और फ्यूजन होगा। दूसरा प्रश्न कि इन रिएक्शंस में एनर्जी बहुत ज्यादा क्यों निकलता है? क्योंकि कुछ मास डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, मास का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसीलिए एनर्जी बहुत ज्यादा निकल रही है। ठीक है, तो इस क्लास को चलो यहीं पर खत्म करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में हमने दो पार्ट लिखा था, बम बनाने वाला और न्यूक्लियर रिएक्टर वाला। तो बम बनाने पर तो ज्यादा डिटेल हम देंगे नहीं, क्योंकि तुम लोग खतरनाक हो। और रही बात रिएक्टर की, तो रिएक्टर के लिए हम फिर से मिलेंगे अगले क्लास में।